हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं बिहार एसआई मेंस के लिए मॉक टेस्ट का सेट नंबर 2, जो कि फुल मॉक टेस्ट है। ठीक है, फुल मॉक टेस्ट है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और बताइए कि 100 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं। इससे पहली वाली अगर वीडियो को आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 को ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। वाटर पोलो की बात की जा रही है तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। अगर पोलो की बात की जाती तो वहाँ पे हम लोग राइट आंसर को टिक करते, केवल और केवल 4। ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद है? उस अनुच्छेद को हम कहेंगे 249, आर्टिकल ऑप्शन डी होगा, आर्टिकल 249। ठीक है, 249 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सम न्यूट्रॉनिक होते हैं जिसमें सम न्यूट्रॉनिक, जिसमें हम कहते हैं परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों भिन्न होता है, लेकिन परमाणु का जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन की जो संख्या होता है वो समान होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सम न्यूट्रॉनिक, यानी न्यूट्रॉन की संख्या समान, बाकी दो अलग होते हैं। करेवा जो हिमानीकृत वेदिकाएं हैं वो पाई जाती हैं कहाँ पे? करेवा हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती हैं झेलम घाटी में, सी को टिक करेंगे। करेवा मिट्टी का संबंध कश्मीर घाटी से होता है, ये याद रखिएगा। कौन सा पॉलीहैलोजन यौगिक मनुष्यों के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाता है? कौन सा है? तो मिथिलीन क्लोराइड, मिथिलीन क्लोराइड ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? खिलाफत आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था, 1920 से 22 तक चला था और ये अली बंधु के द्वारा स्टार्ट हुआ था। अली बंधु में कौन कौन है? अली बंधु में मोहम्मद अली और शौकत अली, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में जनसंख्या का संकेंद्रण सर्वाधिक है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होता है? कैनबरा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित अभिलेख और शासकों के संबंध में कौन से मिलान सही है? कौन सा मिलान यहाँ पे सही तरीके से किया गया? एहोल अभिलेख पुलकेशी द्वितीय, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन, यानी सभी के सभी बिल्कुल सही है। तो डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। उत्तर भारत के मंदिरों की जो कला की शैली है वो कौन सी है? उत्तर भारत के मंदिरों की जो कला की शैली है वो कौन सी है? तो नागर शैली यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ऑप्शन बी नागर शैली। दक्षिण भारत की जो होता है वो उसको हम लोग द्रविड़ शैली के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला पॉइंट कि सिंधु सभ्यता का जो पूर्वी स्थल है वो आलमगीरपुर था, बिल्कुल सही है। आलमगीरपुर दासक नदी के किनारे स्थित है, ये गलत है। बलूचिस्तान का जो सुतकांगडोर है वो आपका पड़ता है दासक नदी के किनारे। आलमगीरपुर यमुना नदी की जो सहायक नदी है हिंडन नदी के किनारे स्थित है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। तो यहाँ पे केवल और केवल सही है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक जो चिन्ह है ऋषभदेव तीर्थकर का है? ऋषभदेव जो जैन धर्म के 24 तीर्थकर हैं उनमें से सबसे प्रथम थे ऋषभदेव, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था सांड था। ठीक है, सांड याद रखेंगे। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? मानव के पेट में पाया जाता है कौन सा अम्ल? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। भारत में काली क्रांति के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के साथ जुड़ा हुआ है। काली क्रांति का संबंध कच्चे पेट्रोलियम, ऑप्शन बी कच्चे पेट्रोलियम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बताइए कि वर्ग संरचना सर्वप्रथम कब विकसित हुई थी? वर्ग संरचना सर्वप्रथम कब विकसित हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा कृषक समाज से, कृषक समाज से। ग्रंथों में उल्लेखित धर्मचक्र परिवर्तन है, धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? तो महात्मा बुद्ध के द्वारा सारनाथ में दिया गया जो प्रथम जो उपदेश था उसी को कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र। कब हुआ था? याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में 320 ईसा पूर्व में के आसपास, और इसके जो अध्यक्षता किया गया था किसके द्वारा? स्थूलभद्र के द्वारा। और सेकंड जो हुआ था गुजरात के बल्लभी में हुआ था 6ठी शताब्दी में, जो कि 512 ईस्वी के आसपास, और इसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे, याद रखेंगे। किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था? इक्ता प्रथा को स्टार्ट किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा और इसको समाप्त किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ऑप्शन ए। दिल्ली सल्तनत में सरस्वती नामक जो स्थान था किस कारण से प्रसिद्ध था? सरस्वती नामक स्थान किस कारण से प्रसिद्ध था? यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, अच्छे किस्म के चावल के लिए फेमस था सरस्वती नामक स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सल्तनत काल में मुक्ताई क्या था? सल्तनत काल में मुक्ताई था लगान निर्धारण करने की जो मिश्रित प्रणाली थी उसे कहा जाता था मुक्ताई।
ये सभी चीज़ें आपने लुसेंट सब्जेक्टिव बुक में पढ़ा होगा, जो कि हमने शाम को आपको वीडियो प्रोवाइड करा था। सर्वाधिक सघन कृषि कहाँ प्रचलित है? सर्वाधिक सघन कृषि कहाँ प्रचलित है? जापान में। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, जापान में। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रास्फीति से बाजार की जो वस्तुएं होती है वो महंगी हो जाती है, यानी सही आंसर ऑप्शन बी। भारतीय संघ को केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाले एक परिसंघ की संज्ञा किसने दी थी? भारतीय संघ को केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाले एक परिसंघ की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा आइवर जेनिक्स के द्वारा, ऑप्शन ए आइवर जेनिक्स। ठीक है। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी 26 सितंबर। 26 सितंबर करेक्ट होगा। और केवल विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसको अलग अलग आप तोड़कर याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट्स, नेरी नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है? नेरी ये आपका अवस्थित है नागपुर में, जिसकी स्थापना 1958 में किया गया था। 1958 में किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था 1992 में हुआ था। कहाँ पे? रियो में, यानी कि ब्राज़ील की जो शहर है रियो डी जेनेरियो, वहाँ पे हुआ था। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के आधार पर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए समान उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है? समान उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है किसके तहत? तो यहाँ पे सही आंसर बनता है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लॉन्च पुस्तक डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस के लेखक कौन है? डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस के लेखक कौन है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी डॉक्टर एस सूर्यप्रकाश। डॉक्टर एस सूर्यप्रकाश। दलहनी पौधे को किस कुल के अंतर्गत आते हैं? दलहनी पौधे किस कुल के अंतर्गत आते हैं? तो इन्हें हम रखते हैं ल्यूगोमिनेसी कुल के अंतर्गत। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, ल्यूगोमिनेसी कुल के अंतर्गत। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य नहीं होगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं? सभी जीव कोशिकाओं के बने होती हैं, यानी कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान 2 और 4 यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन डी। पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला प्रश्न बनता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526, ऑप्शन बी। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियों के क्रम में निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? बताइए कि कौन सा मिलान यहाँ पे गलत है? तो सूरत की संधि 75 बिल्कुल सही, सलबाई की संधि 1782 ये भी सही, देवगांव की संधि 1803। ये तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको याद रखिएगा, कोई गलत नहीं है। गलत यहाँ पे ऑप्शन डी। नागपुर की संधि 1816 के साथ संबंध रखता है और 1818 में हम कह सकते हैं जो कि ग्वालियर की संधि हुई थी, ये याद रखना है। ठीक है, ग्वालियर की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन कि किस मुगल शासक को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है? शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप इस सभी सेट का ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहते हैं वीडियो को देखने से पहले ऑनलाइन टेस्ट, तो हमारे एप्लीकेशंस पे जो फुल कोर्सेस है मेंस के लिए, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई गई है, 270 प्लस टॉपिक हैंडराइटिंग नोट्स में अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग नोट्स आपको प्रोवाइड कराया गया 270 से ज़्यादा टॉपिक पर। साथ ही साथ 7000 प्लस MCQ वहाँ पर प्रोवाइड कराया गया। अलग से बात करें तो साइंस के लिए अलग से वहाँ पे अलग जो कि नोट्स प्रोवाइड कराया गया, MCQ प्रोवाइड कराया गया। और हर 2 दिन पे आपको ऑनलाइन टेस्ट भी प्रोवाइड कराया जाता है बिहार SI मेंस के लिए, हर 2 दिन पे फुल टेस्ट। ठीक है, 100 क्वेश्चंस के साथ, और उसी का ये वीडियो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं टेस्ट लगाना ऑनलाइन मोड में, तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जा करके टेस्ट लगा सकते हैं इस फुल कोर्सेज को ज्वाइन करके। तो फिलहाल हम बात करते हैं शाहे बेखबर के नाम से किसे जानते हैं? तो बहादुर शाह प्रथम, जो कि औरंगजेब का सबसे बड़ा पुत्र था, मुअज्जम, वही शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता था। जहांदार शाह को हम लोग लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं। मोहम्मद शाह, जो कि रंगीला बादशाह के फेमस थे। फर्रुख सिया घृणित कायर के नाम से जाना गया। तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन नामक रत्न जड़ित सिंहासन किसने बनवाया था? तो तख्ते ताउस का निर्माण कराया गया था शाहजहां के द्वारा, और इस पर बैठने वाला अंतिम जो शासक था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के शासन में ही नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, जिसे हम लोग ईरान के नेपोलियन के नाम से जानते हैं, नादिर शाह को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन, कराची अधिवेशन के मुख्य रूप से क्या हुआ था? कराची अधिवेशन जो कि 1931 के साथ संबंध रखता है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी प्रथम अध्यक्षता थी। और इसमें हम कह सकते हैं
मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है। भारत के संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, जो कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और उसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जो कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। और 22 जनवरी 1947 को वो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग फसल के नाम देते हैं, फसल। ऑप्शन बी, फसल के नाम से जाना जाता है। राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? तो ये उपस्थित होते हैं फलीदार फसल में। फलीदार फसल, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, फलीदार फसल में। ठीक है। रेशेदार फसल कौन सा है? रेशेदार फसल यहाँ पे कह सकते हैं कपास। कपास ऑप्शन बी होगा। और कपास को हम लोग किस फसल के अंतर्गत रखते हैं? तो ये हमारा खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, इसे याद रखिएगा, खरीफ फसल के अंतर्गत। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्यों और उनके संस्थापक के संबंध में कौन सा मेला, जो कि यहाँ पे गलत है, मेला नहीं मिलान गलत है। ठीक है। तो देखिए, अवध की स्थापना शहादत खां, हैदराबाद निजामुल मुल्क, बंगाल मुर्शीद कुली खां। कर्नाटक की बात की तो बुरहान मुल्क, ये गलत है। देखिए, बुरहान मुल्क जो है शहादत खां का ही ये एक उपाधि था, बुरहान उल मुल्क। ये उपाधि मोहम्मद शाह ने इनको दिया था, शहादत खां को, बुरहान उल मुल्क की। लेकिन कर्नाटक के जो संस्थापक थे उन्हें हम लोग सादतुल्ला खां के नाम से जानते हैं, ये याद रहेगा, सादतुल्ला खां। क्लियर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन की मुअज्जम निम्नलिखित में से किसका वास्तविक नाम था? ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन कर चुका है, मुअज्जम किसका वास्तविक नाम था? बहादुर साहब, यानी बहादुर शाह जो प्रथम है उसी का ये वास्तविक नाम था। राइट आंसर है ऑप्शन बी। किसे ओवेन मेरेडिथ कहा गया? ओवेन मेरेडिथ के नाम से किसे जाना गया? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन जो कि इन्होंने वर्नाकुलर स्पेस एक्ट को लागू किया था, याद रखेंगे। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन किसके समय में हुआ था? पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? केरल के मालाबार तट पे मोपला विद्रोह हुआ था, 1921 के संबंध रखते हैं। और इसका जो नेता थे अली मुस्लियार। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। व्हाइटमैन कमीशन भारत कब आया था? जिसका भारत में काफ़ी विरोध किया गया, क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इस वजह से इसका विरोध किया गया था। तो व्हाइटमैन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928, 3 फरवरी 1928 को। दांडी मार्च के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? दांडी मार्च के संबंध में तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किया। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो सरोजिनी नायडू ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन से की है, ये पॉइंट गलत है। सरोजिनी नायडू जी ने नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी। तो केवल और केवल यहाँ पे ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुतली, जिसको इंग्लिश में पुपिल कहते हैं। ऑप्शन ए होगा पुतली। नेक्स्ट वन क्या है? अगला क्वेश्चन, एक युग्मनज में पाए जाने वाले जो केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? 1 होता है। ऑप्शन ए 1 होता है। फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता क्या होता है? फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता क्या होता है? मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। मानव के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होता है? सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और दूरबिंदु अनंत होता है, दूरबिंदु अनंत। परावर्तन के कितने नियम हैं? परावर्तन के टोटल 2 नियम है, आपने पढ़ा होगा, ये 9th क्लास में आपको पढ़ना है परावर्तन। तो ऑप्शन ई करेक्ट होगा। हाल ही में चर्चा में रहा मानसूल जो चोटी है किस देश में स्थित है? मानसूल चोटी चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में आईटीबीपी के 2 अधिकारी जो थे, आईटीबीपी के जो 2 अधिकारी हैं उन्होंने इसको फतह किया। मानसूल चोटी नेपाल में पड़ता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ई। ठीक है, नेपाल। किस राज्य में ब्लाइंड फ्रेश वाटर ईल की प्रजाति खोजी गई है? ये खोजा गया है महाराष्ट्र में, सी को टिक करेंगे, महाराष्ट्र बिल्कुल सही होगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहला प्रदूषण नियंत्रण टावर स्थापित किया गया? पहला प्रदूषण नियंत्रण स्थापित टावर किया गया नोएडा में, ऑप्शन सी नोएडा में। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है?
राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2 से लेकर के 8 अक्टूबर तक, ऑप्शन ए होगा। और इसका जो थीम रखा गया इस वर्ष का, यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि 2021 का जो थीम था फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट रखी गई है। और 2021 में जो राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह मनाया गया, इसका कौन सा संस्करण था? 67वां संस्करण था। हाल ही में चर्चा में रहा पंचमोली जो झील है वो किस राज्य में स्थित है? पंचमोली झील का संबंध हो जाता है गुजरात से, गुजरात करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस फुटबॉल टीम ने यूरो 2020 का खिताब जीता है? यूरो 2020 का खिताब किसने जीता है? इटली ने जीता था, इटली ने, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीबीएसई और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए हाल ही में गठित 12 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन थे? तो के कस्तूरी रंगन। अगला क्वेश्चन कि कुद्रेमुख जो लौह खनिज परियोजना है, इनका संबंध किस राज्य से है? तो कुद्रेमुख जो लौह खनिज परियोजना है, इसका संबंध कर्नाटक से है। कभी कभी पूछा जाता है कि कुद्रेमुख किसके लिए फेमस है? तो लौह खनिज के लिए, लौह अयस्क के लिए, यह ध्यान रखेंगे। टोम्बेलो जो स्थलाकृति होती है, इसका निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? टोम्बेलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? सागरीय तरंगों के द्वारा। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, सागरीय तरंगों के द्वारा। इनमें से कौन सा कथन लेटराइट मृदा के संबंध में असत्य है? लेटराइट मृदा के संबंध में असत्य है, तो ध्यान रखेंगे यह लाल रंग का होता है, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह सकते हैं इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, ये गलत है क्योंकि इसमें लोहा एवं एल्युमिनियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और ये निक्षालन के कारण निर्मित होता है। और ये जो मिट्टी होती है वो अम्लीय प्रकार की होती है, तो इसमें ये कोई दिक्कत नहीं, लोहे की मात्रा अधिक होती है, निक्षालन के कारण होता है। तो गलत यहाँ पे ऑप्शन बी, इसको टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोम्बा अट्टा भारत के किस राज्य की एक पारंपरिक कठपुतली है? गोम्बा अट्टा का संबंध कर्नाटक से है, डी करेक्ट होगा, कर्नाटक। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कुछ पॉइंट्स लिखा गया, निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु के साथ, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के साथ, कथक की बात करें तो कथक उत्तर प्रदेश के साथ संबंध होगा, यानी उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर भारत कह सकते हैं, उत्तर भारत हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे ये फेमस है, ना कि केरल के साथ। गलत है, मोहिनीअट्टम केरल बिल्कुल सही है, तो सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म के अंतर्गत आते हैं? जीवित जीवाश्म के अंतर्गत आते हैं कौन? तो साइकस, जिंगो बाइलोवा और मेटासिकोए, ये तीनों के तीनों जीवित जीवाश्म के अंतर्गत आता है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा आर्द्र जो भूमि है, स्थल है, उड़ीसा में स्थित है? तो यहाँ पे देख सकते हैं भितरकर्णिका जो मैंग्रोव है ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। साथ ही साथ अगर हम पढ़े उड़ीसा में एक और कौन सा है, तो चिल्का झील हम देख सकते हैं। रुद्र सागर की बात करें तो ये आपका पड़ता है त्रिपुरा में। दीपोरबिल जो कि ये आपका असम में पड़ता है। साथ ही साथ भोज की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और वर्तमान में टोटल कितने हो गए हैं, तो 49 हो गया, ये याद रखिएगा 49, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तानी क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? रेगिस्तानी क्षेत्रों में यानी मरुस्थल में उगने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें हम लोग ज़ेरोफाइट के नाम से जानते हैं, यानी कि मरुद्भिद कहते हैं, ऑप्शन सी, ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा गैर संवैधानिक निकाय? गैर संवैधानिक निकाय उसे कहते हैं जिसका उल्लेख हमारे संविधान में किसी अनुच्छेद में किसी संशोधन द्वारा नहीं होता है, उसे कहते हैं गैर संवैधानिक निकाय। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यहाँ पे हम कह सकते हैं सी बिल्कुल सही होगा, इसका हमारे संविधान में कहीं जिक्र नहीं है, तो सी को टिक करेंगे। अम्ल और क्षार के बीच के अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? अम्ल और क्षार के बीच के अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं, सी को टिक करेंगे, उदासीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वन है कि ग्वाइटर रोग निम्नलिखित में से किस हार्मोन की कमी से होता है? ग्वाइटर रोग निम्नलिखित में से किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण। और यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखा है, जैसे पढ़ सकते हैं। वायरोलिज्म जो होता है एड्रेनलिन की अधिक स्राव के कारण होता है। एडिसन जो रोग होता है कॉर्टिस हार्मोन के कम स्राव के कारण होता है। और मधुमेह जो होता है वो तो आपको यहाँ पे देख ही सकते हैं, वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी कारण। मधुमेह इंसिपिडस जो होता है वो वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो इन सभी को भी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? संसद की स्थायी समिति प्रवर समिति यहाँ पे नहीं होगा, डी को टिक करेंगे, प्रवर समिति नहीं होगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 155 ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह के सेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। 1913 में प्रताप अखबार की शुरुआत किसने की थी? प्रताप अखबार की शुरुआत किसने की थी? तो गणेश शंकर विद्यार्थी यहाँ पे करेक्ट होगा। और मोतीलाल नेहरू ने स्वतंत्र नामक एक जो कि पत्रिका स्टार्ट किया था।
और यहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद के बारे में आपको पता ही है, अलविलाल आपको ध्यान में रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? महिलाओं की संख्या कितनी है प्रति 1000 पुरुषों पर? तो 1943। 1943 यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि इलाही युग की शुरुआत कब की गई थी? इलाही जो है वो स्टार्ट किया गया था अकबर के द्वारा और स्थापना किया गया था 1582 में, लेकिन स्टार्ट हुआ ये 1583 में। बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कास्यथों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? याज्ञवल्क्य के जो स्मृति है इसमें मिलता है। यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा, आप यहाँ पे पढ़ करके भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे इसका उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन, किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर और ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की है? इन दोनों की रचना किसके द्वारा की गई है? तो भल्लाल सेन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, भल्लाल सेन। और मैंने आपको जो इससे पहले लास्ट जो वीडियो मैंने आपको अपलोड किया था लुसेंट सब्जेक्टिव वीडियो, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अद्भुत सागर जो था, अद्भुत सागर को पूर्ण रूप किसने दिया था? तो लक्ष्मण सेन ने दिया था, याद रखेंगे। कनौज पर अधिकार के लिए कौन से राजवंश आपस में उलझे हुए थे? कनौज पर अधिकार के लिए तो 3 राष्ट्रों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था, जिसमें हम लोग रखते हैं किसे? प्रतिपारा। प्रति मतलब प्रतिहार, पा का मतलब पाल और रा का मतलब राष्ट्रकूट। तो 3 थे प्रतिपारा, यानी 2, 3, 5। 2, 3, 5 यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। नर्मदा और ताप्ती किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करते हैं? नर्मदा और जो ताप्ती नदियाँ, जैसे कि मैं आपको बताया हूँ कि भारत के जो नदियां हैं, अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करती है, लेकिन जो नदियां अरब सागर में जाकर के गिरती हैं वो एक्स सेंचुरी का निर्माण करती है, यानी कि वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो ताप्ती और नदियां किस प्रकार के डेल्टा बनाती है? ये ज्वारमुख यानी एक्स सेंचुरी का निर्माण करती है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा प्राप्त हुई थी। रोलिंग प्लान की अवधारणा प्राप्त हुई थी कब से? तो जनता सरकार के द्वारा, सी को टिक करेंगे। 1978 के द्वारा स्टार्ट किया गया था, याद रखेंगे। और अब हम लोग बात करेंगे मैथ्स की क्वेश्चंस, लेकिन कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो कि आगे हम लोगों ने जीके के डाला था, चलिए उसको भी देख लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब की थी? तो सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग बना था 1917 में। 1917 में। मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र से लोकप्रिय थी? मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र से लोकप्रिय थी? तो यहाँ पे होगा अंग ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि बिहार का पूरब से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है? पूरब से पश्चिम तक जो चौड़ाई था वो कितना है? तो पूरब से पश्चिम की जो चौड़ाई हम याद रखेंगे 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई है वो आपका 345 किलोमीटर होता है, ये भी याद रखिएगा। तो सही आंसर ऑप्शन ई। अब बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया कि 30 छात्रों की एक कतार में अंजू का क्रम प्रारंभ से 13वां है, प्रारंभ से 13वां, और बताइए कि हमें अंत से उसका क्रम क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को क्या करते हैं, टोटल जो बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करते हैं। टोटल हमारे पास 30 है, लेफ्ट से अगर देखा जाए यानी कि बाएं से देखा जाए तो 13वां स्थान है, और दाएं से हमसे पूछा जा रहा है और -1 कर लेते हैं, यानी 30 बराबर 12 प्लस आर हो जाएगा। और आर का अगर हम मान देंगे यानी राइट तरफ से देखें तो 18वें नंबर पे उसका स्थान आएगा, 18वें नंबर पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि एक कार रैली में विनय से पीछे, विजय जो है ध्यान दीजिएगा, विजय क्या कह रहा है कि विनय से पीछे, यानी विनय आगे है। इस तरह से हम क्रम में रखते हैं, जो सबसे ज़्यादा आगे होगा उसको हम लोग ऊपर में रखेंगे, परंतु सुकुमार से आगे है। जो विजय है वो क्वेश्चंस में कह रहा था कि विपिन से तो विपिन है ना, विपिन से कह रहा था कि विपिन से पीछे है परंतु सुकुमार से आगे है, सुकुमार से आगे है। ठीक है, आगे है कि विपिन रवि से पीछे है, जो विपिन है वो रवि से पीछे है, राइट, रवि से पीछे है परंतु विजय से आगे है। ये तो बिल्कुल सही है कि विजय से आगे है। नारायण बीच में है, नारायण आपका यहाँ पे आ जाता है, नारायण। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि इनमें सबसे आगे कौन है, तो सबसे आगे ऊपर में देख सकते हैं रवि है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया है कि 5 जो अनुपात है वो 36 के साथ, तो बताने कि 6 किसके साथ होगा। तो 5 को 1 बढ़ाएगा 6 का स्क्वायर 36, तो 6 के हम आगे बढ़ाते हैं 7 और 7 का स्क्वायर 49 यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन है कि 100 रुपये पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 19.92 है।
19.02। अगला क्वेश्चन 84 दिया गया कि x रुपये पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो दिया गया वो 19.20 है। तो हमें बताना है x का मान। यानी मैंने आपको बताया कि 2 वर्षों का अंतर डायरेक्ट क्या होता है, चक्रवृद्धि या साधारण ब्याज का अंतर जो होता है d बराबर p इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर। डायरेक्ट हम इस फॉर्मूला का लगाते हैं 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 2 वर्ष के लिए, इसे याद रखिएगा। चलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे लगाते हैं। अंतर दिया गया है 9.20, मूलधन हमें नहीं पता x है, रेट 8%, नीचे 100, ऊपर में स्क्वायर, 4 से घटाते हैं, 4 दूनी के 8, 25 चौका 100, 19 बटे कितना हो जाएगा, 19/20/100 कर लेते हैं, बराबर में x कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और नीचे 25 का स्क्वायर 625, ठीक है। 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से घटाते हैं, 5 दूनी की 10, इसको कटाएंगे, चलो इसको कटाते हैं 25, ये आपका हो जाएगा 25 बचे, और 4 से इसको कटाते हैं, 4 से इसको कटा देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 4 चौका 16 और 8 चौका 32, 48, और ये 2 से कटा देंगे तो 24, 25 से घटाएंगे तो 125 होगा ना, सॉरी 5 से घटा रहे थे हमने, 5 से घटाएंगे तो 25, 125 बचे 625 होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, x का मान 24 गुने 125, इसको आप गुना करिएगा तो 3000 के बराबर होगा। राइट आंसर हो जाएगा 3000, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है डायरेक्ट इस फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं, और 3 वर्ष रहने पर क्या करते हैं, 3 वर्ष के लिए डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला होता है d बराबर अंतर बराबर p इंटू आर अपॉन में 100 का स्क्वायर, उसके बाद 300 प्लस r बटे में 100। तो इसमें थोड़ा सा ये जुड़ जाता है, बाकी तो आपका सब वही है। तो इसे याद रखिएगा, ये 3 वर्ष के लिए, जब 3 वर्ष का अंतर दिया रहेगा तब हम इसको लगाएंगे, 2 वर्ष का अंतर है तो हम इसे लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसे हम लोग को हटाना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में समकोण B पर बना हुआ है। त्रिभुज ABC में समकोण B पर बना हुआ है, ABC, इस तरह से समकोण ये है। AB बराबर 7 दिया गया, और आपको पता है जब ट्रिपलेट की बात करते हैं, जब हमारे पास ये कुछ कंडीशन हो, पहले हम आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चंस में क्या है। और AC माइनस BC का मान 1 है, अगर ये x है तो ये आपका x + 1 है, इस तरह से, ठीक है। तो अब आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स कि जब AB से एक त्रिभुज हो और B समकोण बनता हो और उसका एक यहाँ पे 7 है, तो हमें पता है कि ट्रिपलेट क्या होता है, 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है। अगर आपको ये याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर यानी x + 1 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यहाँ से निकालिएगा, तो x का मान जो कि आपका 24 निकलेगा, और फिर x + 1 आपका 25 हो जाएगा, यानी कि ये 24 हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा। मुझे डायरेक्ट ट्रिपलेट याद था तो मैंने यहाँ पे 7, 24, 25 ये मान लिया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि सेक C, ध्यान दीजिएगा, सेक C प्लस कॉट A का मान बताना है सॉरी। तो सेक C, आपको पता है कि थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, ये लंब हुआ तो ये आपका आधार और ये कर्ण है। तो सेक C यानी कि कॉस का उल्टा होता है, कॉस थीटा में क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो ये लंब है तो ये आधार और ये कर्ण, यानी कि 25 ऊपर में और आधार कितना हो जाएगा, आधार हमारा ये 24, ठीक है। उसके साथ कॉट ए यानी कि ये आपका जो थीटा हुआ, थीटा के सामने की भुजा को लंब, ये लंब हुआ तो ये आधार हुआ, और कॉट में होता है क्या है, आधार बटे लंब। तो देखिए ये लंब है और ये आधार है, तो यानी आधार ऊपर में, लंब आपका नीचे में। दोनों कैल्शियम लेंगे तो 24, 25 और 7 32 ऊपर में, तो 8 से कटाएंगे तो 8 चौका 32, 8 तरीके 24, यानी 4/3 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, 4/3 ऑप्शन बी में देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन बिना रुके 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से यात्रा करती है और रुकने के साथ वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत से यात्रा करती है। तो बताइए कि यह ट्रेन प्रति घंटे औसतन कितना रुकती है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा। इस तरह के प्रश्नों को कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे। देखिए इसमें क्या करना होता है, बिना रुक हमें क्या बताना है कि ट्रेन की गति कितना मिनट रुकती है वो बताना है, ठीक है।
तो डायरेक्ट जो हमारा टाइम पूछा जाता है उसको हम करते क्या है, कितना का दोनों का अंतर हो रहा है, 50 और 40 यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे का। 10 ऊपर रखेंगे, नीचे जो बिना रुके वाला होता है उसको रख लीजिए और गुना में 60 कर लेते हैं, क्योंकि घंटा को मिनट में चेंज करने के लिए। तो ये 1 0 से 1 0 खत्म, 12 25 60 यानी 12 मिनट वो प्रति घंटे पर रुकती है। ये हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की किसी समबाहु त्रिभुज के परिवर्त और उसकी त्रिज्या में क्या अनुपात होगा। यानी क्वेश्चंस का मतलब ये कह रहा है कि परिवर्त यानी कि जो बाह्य वृत्त बना है वो, और साथ साथ इसके अंतर्वृत्त की जो त्रिज्या बनेगा वो, इन दोनों का हमें अनुपात बताना है। तो इसका डायरेक्ट हम फॉर्मूला याद रखे हैं कि एक होता है कि त्रिभुज के बाह्य, जो अगर आपसे पूछे कि बाह्य त्रिज्या बताइए तो वहाँ पे डायरेक्ट हम लगाते हैं, जैसे इसको हम कहते हैं यहाँ पे परिवर्त, तो हम लिख देते हैं परिवर्त जो त्रिज्या हुआ वो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज के परिवर्त जो त्रिज्या होगा भुजा के बटे में √3। ठीक है, भुजा के बटे में √3। और जो त्रिज्या डायरेक्ट या फिर अंतर जो त्रिज्या होगा वो अगर आप पूछा जाए तो कहेंगे कि भुजा के बटे में 2√3। बस यहाँ पे आपको यही लगाना है। दोनों का अनुपात पूछा जाए तो हम यहाँ पे अनुपात कर लेते हैं a/√3, और इसको करेंगे तो आपका पलट जाएगा, ऊपर में ये और नीचे में आपका ये, √3 से √3 खत्म, a से a खत्म, यानी 2:1 इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 525 हो जाता है। जब 525 है, क्या है वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, तो हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको हटाते हैं, यहीं पे बना लेते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से कर लेते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए हम यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज 525 है तो मूलधन निकाल लेते हैं। 525 चक्रवृद्धि ब्याज है, और आपको बताया गया कि 2 वर्ष का जब चक्रवृद्धि ब्याज रहता है तो हम बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट कुछ करना नहीं होता, 10%, 10 को हम डायरेक्ट 21 लिख देंगे। कैसे लिखा जाता है ये मैं आपको समझा चुका हूँ बहुत ही ज़्यादा बार। ठीक है, तो 21 हो गया, 21% यानी 21/100। अगर इसको कटाते हैं तो कितना बार में कट जाएगा, देखिए 21 दूनी की 42, 10 बचा 5, 105, 21 बचे 105। ठीक है, यानी कि पी का मान 2500 रुपया हो जाता है डायरेक्ट, मूलधन हमारा निकल गया 2500 रुपया। अब प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि उसी राशि पर दुगने समय के लिए, यानी जो पहले समय 2 वर्ष था अब समय हो जाता है 4 वर्ष, अब समय 4 वर्ष हो जाता है, और जो रेट होता है वो आधा हो जाता है, यानी पहले 10% था तो अब रेट हो गया 5% का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, साधारण ब्याज क्या होगा, 00 से 00 खत्म, 25 दूना 50 हो जाएगा, यानी कि 5 का 20 हो जाएगा, तो 25 गुने 20। ठीक है, 25 दूना 50, तो यहाँ पे 500 बिल्कुल सही आंसर होगा। जो साधारण ब्याज निकालेगा हमारा वो 500 के बराबर है। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अडल्टरेशन शब्द के दाएं से चौथे अक्षर के बाएं का 5वां अक्षर, यानी देखिए पीछे से हम चौथे अक्षर का आएंगे और फिर वहां से 5वां अक्षर उसको बताना है। चौथे अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, टोटल पीछे से 9 अक्षर देख लीजिए, तो पीछे से 9 अक्षर अगर हम देखेंगे तो एल आएगा, पीछे से 9वां अक्षर एल होगा, डायरेक्ट हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0, 6, 24, 60, तो बताइए कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इस सीरीज को ध्यान से समझेंगे तो कह सकते हैं कि 1 का क्यूब -1 बराबर 0, 2 का क्यूब माइनस में 2 करते हैं तो 6 आ जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6। ठीक उसी तरह से 3 का क्यूब -3 करते हैं तो ये आपका 24 आ जाएगा, 27 में से 3 24। उसी तरह से 4 का क्यूब यानी 64 में से 4 गया तो 60। आगे करेंगे तो 5 का क्यूब माइनस में 5, 125 में से 5 जाएगा तो 120। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 120। ठीक है, अब हम इसको साफ करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 91 दिया गया कि दिए गए विकल्पों में से असंगत ज्ञात करना है कि चारों में से अलग कौन सा है। तो क्या क्या दिया गया, 527 है, 639 है, 246 और लास्ट में 356। ध्यान दीजिएगा 5 और 2 7 होता है, 6 और 3 9 होता है, 4 2 6 होता है, लेकिन 5 3 8 होना चाहिए, ये आपका नहीं होगा क्योंकि ये हमारा संगत नहीं है, यानी कि सबसे ये अलग है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन की बिंदु P और Q के बीच की दूरी 485 किलोमीटर है। यदि बिंदु A P से 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलना शुरू करता है और दूसरा व्यक्ति बिंदु Q से निश्चित गति से दौड़ रहा है और वे दोनों 2.5 घंटे बाद मिलते हैं, तो बताइए कि बिंदु Q से शुरू करने वाले व्यक्ति की चाल क्या है, यानी दूसरी की बात कर रही है। तो 485 तो इस दोनों का बीच का डिस्टेंस है, इधर से जा रहा है इधर से आ रहा है, यानी जब दोनों एक दूसरे के विपरीत जाते हैं दोनों चालों को जोड़ देते हैं। पहले का चाल कितना था, पहले का चाल 60, तो दूसरे का हमें नहीं पता है,
कोई चेंज करना नहीं है क्योंकि ये भी आपका किलोमीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। समय कितना लग रहा था, दोनों 2.5 घंटे के बाद मिलते हैं। पॉइंट हटा के नीचे कर लेते हैं 0, 5 बचे 25, 5 दूनी की 10, ठीक है। ऊपर में क्रॉस कर लेते हैं, ये आपका कटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 बचे 45, 3 बचा 7 बचे 35, ठीक है। क्रॉस करते हैं अब यहाँ पे 60 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 97 दूनी की 194। अब यहाँ से x का जो मान निकलेंगे 194 में से अगर मैं 60 घटा देता हूँ तो लास्ट में 4, 19 में से 6 गया तो यहाँ पे देख सकते हैं 134, यानी x का जो मान है 134, जो q से इधर आ रहा है उसका जो स्पीड होगा 134 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न प्रश्न में विषम संख्याओं युग्मों को चुनें। विषम यहाँ पे चुनना है, तो देखिए पहला क्या दिया गया, 23 और 29 दिया गया। दूसरा 19 और 25 दिया गया। तीसरा है 13 और 17 और लास्ट है 3 और 5। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सभी के सभी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। सभी के सभी एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का जोड़ा दिया गया। लेकिन ये अभाज्य संख्या है, लेकिन ये भाज्य संख्या है, तो ये हमारा चारों में से अलग हो गया। ये आपका भाज्य संख्या बन जाता है 25, ठीक है। अब भाज्य और भाज्य तो आपको पता ही होगा, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में ड्रॉ को 10 लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, DRAW, ड्रॉ को 10 लिखा जाता है। कैसे, D 4 नंबर पे आता है, 18 नंबर पे A और ये आपका 23 नंबर पे, ठीक है। सभी को जोड़ते हैं, 18 4 22 और ये आपका 23 और 1 24, 24 और कितना को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 46, 46 और 4 यानी 4 + 6 बराबर 10, इस तरह से लिखा गया, राइट। अब बात करते हैं हम लोग उसी तरह से रिंग, तो रिंग को भी देख लीजिए क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस तरह से। तो R आता है 18, उसके बाद 9, उसके बाद 14 और ये आपका हो जाएगा 7। जोड़ते हैं 9 8 17 यानी कि 27 प्लस ये आपका 21, टोटल हो जाता है 48, 48 8 4 12। आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे जो पूछा जा रहा है। क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है कि बताइए रेस्ट के लिए क्या लिखा जाएगा, REST 18 + 5 प्लस कितना जगह RST 19 प्लस ये आपका 20, ठीक है। तो देखिए 19 और इसको एक देते हैं 19, ये भी हो जाएगा 19 और ये भी 19, यानी 19 दिया 57 और 5 62, तो 6 और 2 8, राइट आंसर हो जाएगा 8। सी को टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि x² + 1/x², x² + 1/x² का जो मान है वो 2 के बराबर है। तो डायरेक्ट देखिए अगर x का मान अगर हम 1 रख लेते हैं तो 1 + 1 बराबर 2 आ जाएगा। तो हमसे पूछा क्या गया, x - 1/x का मान, तो 1 - 1/1 बराबर 0, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे तरीके से अगर आपको हमारी मैथ्स की क्लास समझनी है कैसे होता है, डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो हमारे आप कोर्सेज को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको बेसिकली मैथ्स आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। 2 कोर्सेज मैथ्स का अवेलेबल है हमारे प्लेड कोर्सेज में, जैसे कि एक तो आपका मैथ्स चैप्टर वाइज दिया जाता है, साथ ही साथ उसमें आपको सारे चैप्टर को बारीकी से समझाया गया, अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, अच्छे अच्छे टाइप्स के साथ कैसे कैसे करना होता है। और एक जो चल रहा है हमारा दूसरा पेड कोर्स, जिसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस कराई जा रही है डेली बेसिस पे। तो दोनों में से आप किसी को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक है, डाउनलोड करिए, स्टोर सेक्शन में जाइए और वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखने के लिए हम इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चंस देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्राई करिए। क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी से दुगनी है। चलिए, एक तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 संख्या है। पहली जो संख्या है दूसरी की दुगनी है और तीसरी की 3 गुनी है। तीसरी की 3 गुनी है, तो चलिए हम यहाँ पे ये कर लेते हैं। पहला 6x, दूसरा हमारा हो जाता है, पहला दूसरी की दुगनी है तो ये 2x, 3 गुनी हो जा रहा है ना, इस तरह से करते हैं। ये 3x हो जाता है और ये आपका 2x हो जाता है, ठीक है। देख सकते हैं पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और तीसरी की 3 गुनी है, इस तरह से मान लीजिए। बाकी आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं कि यदि उन तीनों संख्याओं का औसत जो दिया गया 6 3 9 9 2 11, 11x औसत जो है 49.5, औसत की बात की जा रही थी, इसमें 3 से गुना किया क्योंकि औसत में अगर मैं बटे में 3 करता हूं तो 3 आपका क्रॉस में चला जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को मैं हटा करके 0 कर लेता हूं। 11 चौका 44, 11 पचे 55 और उसके बाद यह x का जो मान होगा 45 दिया, कितना होता है 135 और एक अंक के बाद पॉइंट 10 के लिए, ठीक है, 13.5 आ जाता है ये। तो कुछ क्वेश्चंस में कि पहले तथा तीसरे, पहले और तीसरे का अंतर हमें बताना है। अंतर यानी दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 4x, तो 4 गुने 135 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो 13 चौका 52 होता है और 5 चौका 20, 52 और 2 54 हो जाएगा यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर, 54 ऑप्शन ए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान समझ लीजिएगा कि एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा वह मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है, यानी वह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, यानी कि उसका मामा है। तो बताइए कि वह उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है। तो वो भगनी होगी उसकी, क्योंकि वो मामा है तो उसकी भगनी होगी। तो कुछ नहीं, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस सेट में हम लोगों ने मैथ्स और रीजनिंग के साथ साथ जो भी आपको जीके जीएस क्वेश्चन दिया गया था सभी की चीज़ों हमने कवर किया। आई होप कि हमारा ये सेकंड सेट भी आपको अच्छा लगा होगा। और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए, अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।